हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टडी विजन चैनल की ओर से आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट चैप्टर के इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इस वीडियो में मेरे साथ आपको एंड तक बने रहना है। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के ही लिंक मिल जाएंगे, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमको। तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा एक्सरसाइज का। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कौन सी इनमें से इनकरेक्ट है, मतलब गलत कौन सी है। सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन क्या दे रखी है आपको। PbO मतलब लेड ऑक्साइड है, कार्बन में जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इनमें से हमें बताने कौन सा गलत है। ठीक है, पहले ये देखिए कि यहाँ पे लेड जो है वो क्या हो रहा है, PbO जो है वो Pb में चेंज हो रहा है। मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन क्या है, निकल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये तो रिडक्शन हो रहा है। किसका, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। और दूसरी बात, अगर हम कार्बन की बात करें तो जो कार्बन है राइट हैंड साइड में जो कंपाउंड बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट हैंड में साइड बन के वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारा लेड ऑक्साइड है वो तो हमारा रिडक्शन हो रहा है उसका, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम ऑप्शन देखते हैं वन बाय वन करके। इसमें पहले बोला है लेड इज गेटिंग ऑक्साइड रिड्यूस। तो यहाँ पे लेड, सिर्फ लेड ही नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अगर आता लेड ऑक्साइड तब हम बोल सकते हैं यस लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेड की बात की है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सिर्फ कार्बन की बात की गई है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड की बात करें, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, तो राइट है, कार्बन जो है ऑक्साइड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन में और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। साथ साथ लेड ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन को निकाल रहा है अपने में से, इसीलिए लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब गलत हमारे पहला ए और बी ऑप्शन हमारा एकदम गलत है और हमारा सी और डी एकदम सही है। तो इसमें से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ए और बी वो हमारे गलत हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी, और वो फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में ऐड किया है और यहाँ से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन निकल के बाहर आ रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो रिएक्शन दी हुई है वो कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं इस इक्वेशन में, हम इस इक्वेशन में ये देख रहे हैं कि जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, अपनी जगह से हटा रहा है। क्योंकि जो हमारा एल्यूमिनियम है वो हाईली रिएक्टिव होता है देन हमारा आयरन से, तो वो क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ मिलके, और जो आयरन था आयरन ऑक्साइड में से इसको वो निकाल रहा है यहाँ से, ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो जब भी ऐसा होता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से निकाल देता है, तो ये रिएक्शन कहलाई जाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि किस टाइप का एग्जाम्पल है ये, किसका कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम आयरन फिलिंग मीन्स Fe से मिलाएंगे तो क्या बनेगा।
तो हमारा यहाँ से आयरन क्लोराइड बनेगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी। ठीक है, क्या क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी हमारी बाहर निकलेगी। तो अब इसमें से यही पूछा है कि ऑप्शंस देखिए और इनमें से करेक्ट टिक कीजिए। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होंगे, तो यस हमारा आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो सबको पता है, हम लोगों ने थ्योरी में भी देखा हुआ है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आपस में बराबर हो जाएं। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं हम H2Cl2 और ये बनाएगा HCl। यहाँ से अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो HCl में हमें 2 आगे जोड़ना पड़ेगा। HCl का जो मॉलिक्यूल है वो 2 बनाना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ से हम देखें हाइड्रोजन जो है इसमें 2 है, क्लोरीन भी 2 है LHS में रिएक्टेंट्स में। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है और क्लोरीन भी यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हैं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया आपसे कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ एटम पाया जाता है अलग अलग एलिमेंट्स में उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो LHS और RHS मीन्स रिएक्टेंट LHS होते हैं और प्रोडक्ट हमारे RHS होते हैं। तो इनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो उस रिएक्शन को, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पार्ट दूसरा पूछ लिया गया आपसे कि वाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। क्यों हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है? क्योंकि हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो कि हमारे 2 लॉज थे उनमें से एक है, जो कि ये बताता है कि हमारे जो एलिमेंट होते हैं उनकी एटम है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो आपस में बराबर होते हैं हमेशा। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, मास को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये इसी वजह से हम लोग को कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, फॉलो करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो यहाँ से हम बोलें तो इस तरीके से बता सकते हैं, द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें सेटिस्फाई करने के लिए हमें किसी भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। पहले तो हम लोगों को जो हमें स्टेटमेंट दी हुई हैं उनको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आना है, उसके बाद उनको बैलेंस भी करना है हमें। ठीक है, तो पहली है हमारी स्टेटमेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस H2 होती है, ये कंबाइन कर रही है नाइट्रोजन से, N2 होता है, और यहाँ पर हमें अमोनिया बन रहा है इसका, हमारे यहाँ पे NH3 बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। जब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ मिल रही है तो यहाँ से हमारा अमोनिया निकल रहा है, NH3 निकल रहा है। यहाँ से अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, नाइट्रोजन भी 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोजन में 1 है और अमोनिया में 3 है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अमोनिया के मॉलिक्यूल 2 करने होंगे और यहाँ 2 करेंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन को हमें LHS में रिएक्टेंट में भी 6 बनाना होगा। 6 बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन का जो एटम है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 मॉलिक्यूल बनाने होंगे हाइड्रोजन एटम के। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी फुल्ली बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S, ये बर्न हो रही है एयर में, एयर का होता है हमारा O2। तो यहाँ से हमारा वाटर निकल रहा है, वाटर होता है H2O,
और साथ साथ हमारा सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है हमारा SO2, ठीक है। अगर हम इसमें बैलेंसिंग की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं। अगर LHS में देखें सल्फर हमारा 1 है, अगर RHS में देखें प्रोडक्ट में तो सल्फर हमारा 1 है। यहाँ ऑक्सीजन देखें 2 हैं, बट यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, मतलब 3 है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन को हम लोगों को इक्वल करना होगा, रिएक्टेंट में भी हम लोगों को 3 बनाना होगा और प्रोडक्ट में तो 3 है, तो या तो हमें बैलेंस करके 3 नहीं बन पा रहे हैं तो कुछ और बनाना होगा। अगर हम यहाँ पे देखें इसको, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को, अगर 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं 4 बन जाएंगे। अब यहीं 4 करने के लिए हमें इस वाटर के मॉलिक्यूल को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 एटम हो जाएगा, है ना, और ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, 2 यहाँ वाले और 2 यहाँ वाले। तो हाइड्रोजन को अगर हमें बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S, इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि जो हमारा हाइड्रोजन है 4 बन जाए। अब हाइड्रोजन तो 4 बन गया, लेकिन सल्फर भी है वो कितना हो गया, 2 हो गया। अब सल्फर को जैसे हम यहाँ पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में, तो क्या होगा, सल्फर 2 बन जाएगा, ऑक्सीजन और डबल हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से 4 और यहाँ से 4, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 करने के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, इधर ऑक्सीजन को हमें 2 की जगह 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा ये फुल्ली बैलेंस हो चुका है कि देखिए यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 4 हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ सल्फर हमारा 2 है, यहाँ पे भी सल्फर हमारा 2 है, ऑक्सीजन हमारा 8 है, और यहाँ पे बात करें 2 4 5 6 हो गया, 6 करना है तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। दोबारा इसको बताती हूँ, बहुत खिचर पिचर हो गई है। हाइड्रोजन सल्फाइड जब गैस में बर्न हो रही है तो वाटर निकल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, उसके लिए यहाँ पे हमने 2 लगाया था, और जब हमने यहाँ 2 लगाया प्रोडक्ट में तो हम लोगों को यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन सल्फाइड में, और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। अगर हम ये कर रहे हैं चेंजेस तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे यहाँ से 2 और यहाँ से 4 6 हो जाएंगे। 6 ऑक्सीजन एटम बनाने के लिए हम लोग को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए ऑक्सीजन हमारे 6 हैं और रिएक्टेंट वो हमारे प्रोडक्ट में भी 6 हैं, और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो 4 हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी 4 हैं, सल्फर हमारा रिएक्टेंट में 2 है और सल्फर हमारा प्रोडक्ट में भी 2 है, ठीक है। अब हमारे फुल्ली बैलेंस हो चुकी है ये। नेक्स्ट अगर हम देखें जैसे बैरियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड होता है BaCl2। आपको याद करते चलना है, जब तक आपको सिंबल नहीं पता होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको सिंबल को बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। सिंबल का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है कि किस तरीके से आप उसको याद कर सके, आपको याद ही करना पड़ेगा सिंपली। बैरियम क्लोराइड होता है BaCl2, बैरियम की 2 होती है वैलेंसी, Cl की 1 होती है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम की 3 होती है वैलेंसी, सल्फेट की 2 होती है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट इस तरीके से बन जाएगा। और ये हमें दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl2, AlCl3 होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसकी वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो AlCl3 बनेगा। और साथ साथ ये बैरियम सल्फेट भी दे रहा है, बैरियम सल्फेट भी दे रहा है, ठीक है। तो बैरियम हमारा क्या होता है, बैरियम का 2 होती है वैलेंसी, सल्फेट की भी 2 होती है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और BaSO4 सिर्फ इसकी फॉर्मूला ये रह जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी इक्वेशन बना दी, अब इसको बैलेंसिंग करना है आपको। अगर हम LHS में देखें तो बैरियम हमारा 1 है, RHS में देखें तो बैरियम हमारा 1 है, ठीक है, ये तो ठीक है। क्लोरीन की बात करें तो हमारा 2 है क्लोरीन, और अगर हम RHS की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन कितना है, 3 है।
तो हमें इसको क्लोरीन को सही करना पड़ेगा। सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा बेरियम को। जैसे हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन तो 6 हो गए, तो ये RHS में भी हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि क्लोरीन हमारे 6 हो जाए। तो ठीक है, क्लोरीन तो 6 हो गए, लेकिन एल्यूमिनियम 2 बन गया और रिएक्टेंट में भी एल्यूमिनियम 2 ही है। बेरियम 3 बन गया है यहाँ पर रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में बेरियम 3 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मॉलिक्यूल 3 हो जाएंगे बेरियम सल्फेट के। ठीक है, फिर इसमें देखें अगर हम, तो सल्फर हमारा 3 है और यहाँ से अगर हम RHS में सल्फर देखें तो 3 है। ऑक्सीजन देखें तो 4 3 12 है और यहाँ पे ऑक्सीजन देखें अगर हम 4 3 12 है, तो हमारी अब ये फुल्ली बैलेंस हो चुकी है। हम लोग को क्या करना होता है, हर एक एलिमेंट को देखना होता है कि LHS में RHS में बराबर है कि नहीं। ठीक है, बस प्रॉपरली अच्छे से ये देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम होता है हमारा K, इसको रिएक्ट किया है वाटर के साथ और ये दे रहा है हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH और हाइड्रोजन गैस भी दे रहा है साथ में। अगर हम यहाँ पे देखें बैलेंसिंग का, तो पोटेशियम हमारा 1 है, RHS में भी 1 ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 है रिएक्टेंट में, जबकि यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने, 3 है, 1 ये 2 ये, तो 3 हो गए। इसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते, पोटेशियम भी 2 हो गया, तो हमें LHS में पोटेशियम को 2 करना पड़ेगा। और अब देखिए जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गए, जबकि हमारे रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 2 ही हैं, तो उसको 4 करने के लिए हमें 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात रही, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 2, और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन देखें RHS में तो कितने, 2। तो अभी आपकी फुल्ली बैलेंस हो चुकी है ये रिएक्शन भी। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। ऊपर जो भी मैंने बोला आपको 1 बाय 1 इसमें भी एक बार दिखा देती हूँ कि हमारा जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ मिला था तो हमारा अमोनिया बन रहा था। अमोनिया होता है हमारा NH3। इस तरीके से बैलेंस होगा कि हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल कर देंगे हाइड्रोजन के और 2 एटम है नाइट्रोजन के, तो यहाँ पे हमें 2 NH3 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे RHS में 2 नाइट्रोजन है, LHS में भी 2 नाइट्रोजन है, RHS में 6 हाइड्रोजन है, LHS में 6 हाइड्रोजन है, तो अभी बैलेंस है। इसी तरीके से दूसरी की बात की जाए तो सल्फर हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलाया था, तो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा था। और बैलेंस करने पे किस तरीके से आ जाएगी, हाइड्रोजन 4 आ जाएंगे और अगर हम RHS में देखें तो हाइड्रोजन हमारे 4 हैं, सल्फर हमारे 2 हैं LHS में और यहाँ पे भी सल्फर हमारे 2 हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो 6 हमारे ऑक्सीजन है और यहाँ पे देखें अगर हम RHS में तो देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4, ये क्या, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो ऑक्सीजन है वो कितने हो जाएंगे, यहाँ 6 हो गए। LHS में हमारे 6 हैं और RHS की बात करें ऑक्सीजन की हम, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से हमारे 4, तो कितने हो गए, ये भी हमारे 6 हो गए। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट अगर इक्वेशन देखें हम, बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना रहा है, तो यहाँ से हमारा बेरियम को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और इस तरीके से बन जाएगा ये। फिर से दिखा देती हूँ आपको, मैंने ऊपर तो बताया बेरियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम सल्फेट अगर मिलाएंगे हम एल्यूमिनियम सल्फेट, तो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट निकल के आएगा बाहर। यहाँ से देखें अगर हम, तो हमारा बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है और यहाँ 3 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जैसे हमने यहाँ पे 3 से और 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेरियम हमारा 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और एल्यूमिनियम तो हमारा 2 है ही, यहाँ पे भी 2 है हमारा एल्यूमिनियम,
ठीक है। अब बाकी चीज़ें इसमें सारी की सारी बैलेंस है। दूसरा अगर हम देखें, पोटेशियम को वाटर के साथ मिलाया है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकल के आ रहा है। तो यहाँ से पोटेशियम 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके से बैलेंस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशंस देख लेते हैं हम। इक्वेशन ही है इसमें बैलेंस ही करना है हम लोगों को। सबसे पहले हमारी नाइट्रिक एसिड के साथ NO3 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम डला है और यहाँ से कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर निकल के आया है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अगर हम देखें LHS में और RHS में, तो जो हाइड्रोजन एटम है हमारा वो कितने हाइड्रोजन एटम हमारे, हाइड्रोजन एटम हमारा 1 है। LHS में हमारे 2 हैं। तो हाइड्रोजन एटम को ये करने के लिए सबसे पहले हमें नाइट्रिक एसिड में 2 डालना होगा, यहाँ 2 डालना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 डाल दिया हमने। फिर दोबारा दूसरा देखें अगर हम हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन देखें अगर हम, तो यहाँ पे 1 है LHS में और यहाँ पे RHS में 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें फिर से, हमने जब नाइट्रिक एसिड में HNO3 के साथ ही 2 डाला है यहाँ पर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 हो चुके हैं, नाइट्रोजन के भी 2 हो चुके हैं, ऑक्सीजन के 6 हो चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखें अगर हम, कैल्शियम हमारा 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 6 हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 हैं। और वाटर में हाइड्रोजन हमारे 4 हैं, यहाँ पे हमारे 4 हैं, 2 यहाँ से LHS में HNO3 से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से बैलेंस हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें डालना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और ये निकल के आ रहा है सोडियम सल्फेट, साथ में वाटर निकल रहा है। यहाँ से अगर हम देखें सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 हैं RHS में, तो इसको सेम करने के लिए LHS में हमें सोडियम के आगे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे 2 हो चुके हैं अब LHS में, 2 ये वाले और यहाँ से हमारे 4 हैं, तो कितने हो गए, 4 और 2 6 हो गए। अगर हम RHS में देखें तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन हमारा कितना बन गया, 4 बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बन गया, 2 और 2 4 हो गया ये भी। इसका मतलब अब हमारी जो इक्वेशन है 2NaOH H2SO4 Na2SO4 सोडियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ मिल रहा है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, तब जाके हमें दे रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Na 1 है, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी Na 1 है RHS में, क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ भी AgCl में क्लोरीन 1 है, Ag यहाँ पे सिल्वर 1 है, यहाँ पे भी Ag 1 है, नाइट्रेट यहाँ पे N नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3। तो इसका मतलब ये तो हमारी फुल्ली बैलेंस ही है, इसमें कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेरियम क्लोराइड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डला है, तो ये हमें निकाल के दे रहा है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। यहाँ पे बेरियम हमारा 1 है, यहाँ पे भी बेरियम 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ 2 बनाने के लिए हमें पूरा HCl में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो चुके हैं और सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ पे सल्फर हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, क्लोरीन हमारा 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 है। तो हमारा ये इक्वेशन यहाँ पे सिर्फ 2 डालने से पूरा बैलेंस हो चुका है। इस तरीके से एक एक एलिमेंट को हमें चेक करना है LHS RHS में और उनको इक्वल करना है। जब तक वो इक्वल नहीं हो जाते तब तक वो बैलेंस नहीं होंगे, जैसे वो इक्वल हो जाएंगे वो बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन।
पहले तो हमें इन्हें सिम्बॉलिकली दिखाना है, उसके बाद उसमें बैलेंस भी करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है CaOH का होल ट्वाइस, जैसे कि इसमें दिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा CO2, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मिलके बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मार्बल का फॉर्मूला भी होता है CaCO3 का, और साथ में वाटर भी निकालेंगे। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, कैल्शियम जो है LHS में वो 1 है, RHS में भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ से 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड से 4 हैं। अगर हम बात करें RHS की तो यहाँ पे 3 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 4 हो चुके हैं हमारे। ऑक्सीजन भी, और कार्बन की बात करें तो यहाँ 1 है हमारा LHS में, और RHS में भी 1 है हमारा। इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन एकदम बैलेंस है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सारे नंबर ऑफ एटम्स देखे, एकदम बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिंक है, जिंक होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिला है। सिल्वर होता है हमारा Ag, और नाइट्रेट होता है NO3, ठीक है। ये मिलके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं, और साथ में जिंक नाइट्रेट जो कि ZnNO3 का होल ट्वाइस है प्लस Ag बना रहा है सिल्वर। तो यहाँ से देखिए जिंक कितना है 1, LHS में RHS में भी जिंक 1 है, LHS में Ag 1 है, RHS में भी Ag 1 है, नाइट्रोजन LHS में 1 है, नाइट्रोजन पर यहाँ पे कितने 2 है RHS में, और ऑक्सीजन कितने 6 हैं। तो हमें यहाँ RHS में LHS में 2 नाइट्रोजन करने पड़ेंगे और 6 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें पूरा जो सिल्वर हमारा नाइट्रेट है उसको 2 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमने 2 से किया मल्टीप्लाई तो हमारा सिल्वर भी 2 हो गया, तो RHS में जो सिल्वर है उसके भी 2 मॉलिक्यूल हमें बनाने पड़ेंगे। अब ये फुल्ली बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन लें अगर हम, तो एल्यूमिनियम को हमें डालना है कॉपर नाइट्रेट में। कॉपर Cu होता है, क्लोराइड हमारा Cl2 होता है, ठीक है। और ये बना रहा है, यहाँ पे भी हमारी हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन AlCl3, साथ में कॉपर निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे बैलेंसिंग की बात हो तो एल्यूमिनियम LHS में 1 है, RHS में भी 1 है, Cu 1 है हमारा LHS में, Cu यहाँ पे भी 1 है RHS में, क्लोरीन हमारा यहाँ पे 2 है LHS में, और RHS में हमारा क्लोरीन 3 है। तो इसको करना पड़ेगा हमें बैलेंस। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को जो हमारा क्लोरीन है वो 6 हो जाएगा, और LHS में भी क्लोरीन को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉपर क्लोराइड को। और एल्यूमिनियम जो 1 था उसको भी हमें 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे RHS में 2 बन चुके हैं, ठीक है। और कॉपर कितना बन गया, 3 बन गया है, इसीलिए RHS में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर जो निकल के आ रहा है ये बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन देखें तो बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, साथ में बेरियम सल्फेट बन रहा है यहाँ से, और हमारा पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पे बेरियम हमारा 1 है एटम, और RHS में भी 1 ही है, क्लोरीन हमारा 2 है, RHS में हमारा 1 है। इसको 2 बनाने के लिए हमें पूरा पोटेशियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो RHS में है। फिर यहाँ से पोटेशियम 2 है LHS में, RHS में पोटेशियम 2 है। सल्फर हमारा 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है RHS में। ऑक्सीजन हमारा 4 है, और RHS में भी ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब अब हमारी फुल्ली बैलेंस हो चुकी है ये इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए कह रही हूँ कि शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि उनको भी प्रॉफिट हो इस वीडियो से। साथ साथ जो नए आए हैं इस चैनल पे बच्चे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साइड में जो बेल आइकन की बटन है उसको ज़रूर दबाएं, नोटिफिकेशन ऑल के लिए रख दें ताकि आपको जब भी मैं नई वीडियो सेंड करूँ तो आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी बैलेंस करने का ही है। हमें सबसे पहले पोटेशियम, सारे जितने भी सिंबल्स हैं वो पता होने चाहिए, चाहे पोटेशियम हो, बैरियम हो, कुछ भी हो। सिंबल जब तक नहीं पता होंगे तब तक हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, जब तक फॉर्मूला नहीं लिख सकते तब तक हम इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, राइट।
तो आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद करने, वो एलिमेंट्स के सिंबल्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड हमारा होगा, पोटेशियम मतलब के, ब्रोमाइड मतलब Br, ब्रोमीन। ये मिलाया जा रहा है बेरियम आयोडाइड में। बेरियम हमारा होता है Ba, आयोडाइड होता है हमारा I, और बेरियम की 2 होती है वैलेंसी, तो 2 चला जाएगा I के नीचे। आयोडीन की 1 होती है। अब इधर देखें हम, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki, और हमारा बेरियम होता है B, बेरियम होता है Ba। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड बना है, और बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ बेरियम के बाद आप ब्रोमाइड भी कीजिए, क्योंकि देखिए इक्वेशन में जब तक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है पोटेशियम के द्वारा, बेरियम का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड बना है ना, तो बेरियम ब्रोमाइड भी तो बनेगा। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बेरियम का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पोटेशियम के जरिए, और बेरियम ब्रोमाइड भी बन रहा है यहाँ पे साथ में। बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 होगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो पोटेशियम LHS में 1 है, और हमारे RHS में 1 है। ब्रोमीन हमारा 1 है LHS में, यहाँ पे ब्रोमीन हमारा 2 है। इसको 2 करने के लिए हमें पूरा पोटेशियम ब्रोमाइड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा LHS में, और जब पोटेशियम ब्रोमाइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पोटेशियम 2 बन जाएगा, तो पोटेशियम आयोडाइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोडीन 2 हो गया, पोटेशियम भी 2 हो गया, यहाँ पे भी आयोडीन 2 हो गया, पोटेशियम भी 2 हो गया LHS में और RHS में, दोनों में बराबर हो गए। तो अब आपकी ये जो इक्वेशन है एकदम बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3, इसका हो रहा है डिकम्पोजिशन जिंक ऑक्साइड में, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब इसको बैलेंस करें, जिंक हमारा 1 है LHS में, यहाँ RHS में भी 1 ही है, कार्बन हमारा 1 है LHS में, कार्बन यहाँ पे भी 1 ही है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 ही है। इसका मतलब ये तो अपने आप में ही बैलेंस है, इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन साथ साथ क्लोरीन में ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ क्लोरीन भी 1 है, तो हमें इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन भी 2 बन जाए और क्लोरीन भी 2 बन जाए। अभी परफेक्टली बैलेंस हो चुकी है। तो ये थे आपके बैलेंस करने के। और हाँ, यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन अगर आपको बताएं तो शायद मैंने आपको बताया, लेकिन फिर से बता देती हूँ। पहली वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन भी बोला गया है। जब टाइप ऑफ रिएक्शन बोला गया तो पहले वाला जो है हमारा, वो कौन सी रिएक्शन है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें डिस्प्लेस हुई हैं, पोटेशियम भी और बेरियम भी। साथ साथ जब हम जिंक कार्बोनेट को तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन मिला है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है, 2 एलिमेंट्स मिले हैं, 2 रिएक्टेंट मिले हैं, एक कंपाउंड बनाया है, एक प्रोडक्ट बनाया है, तो हम इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो थर्ड लास्ट हमारी है मैग्नीशियम, ये वाली बता देती हूँ। मैग्नीशियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाएंगे, HCl के साथ मिलाएंगे, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, MgCl2 बनेगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर यहाँ क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। अब ये परफेक्टली हमारी बैलेंस है इक्वेशन। और ये किस टाइप की इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, किससे, मैग्नीशियम से किया है, कि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया है। मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए हाइड्रोजन को अपनी प्लेस से हटा दिया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं 9th वाला NCERT का। इसमें ये बोला गया, व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जिसमें कि हीट रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक अगर बोले हम, तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जाम्पल्स अगर मैं बोलूँ आपको, तो जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, फॉर्मेशन होता है हमारा फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज का, वहाँ पे भी हीट निकलती है, वो भी एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। और अगर मैं आपको एंडोथर्मिक के बताऊं, तो एंडोथर्मिक में हीट इन्वॉल्व होना, कहीं पर भी हीट जहाँ यूज़ हो रही है, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिलना, वो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है, तो केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। इनके फॉर्म में अगर हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में, तो वो रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा ले लिया है, जब कार्बन में ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो रिएक्शन जो एब्जॉर्ब हो जा करती है हीट को, या जो हीट चाहिए ताकि वो अपने प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ा सके। ठीक है, तो रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या एनर्जी चाहिए होती है उसको ताकि अपना प्रोसेस आगे कर सके वो, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन में मिलती है तो वो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, और यहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब करके ही नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, इसीलिए हमारी रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है वाई इज रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको खुद ही अभी बताया ऊपर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो अब इसमें यही पूछा है क्यों, वाई जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमें पता तो है ही कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे हम यही बताएंगे कि जो हमारी रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी में जो सेल पाई जाती हैं उनके अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ साथ वाटर बनाता है और उसके साथ साथ एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ये ग्लूकोज C6H12O6 वो ऑक्सीजन के साथ मिला, ये C6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिला, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, वाटर एंड एनर्जी रिलीज हुई है। यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए जो रिएक्शन है रेस्पिरेशन वो हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 11 कह रहा है वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबको पता है जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो हमारी कौन सी होती है, जब हमारे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। लेकिन जब एक हमारा रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट टूटता है और वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है तो वो हमारी रिएक्शन कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये अपोजिट है एक दूसरे के। कॉम्बिनेशन में तो दो या दो से अधिक एलिमेंट चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए ताकि वो कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, जबकि डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट टूटे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए। तो जस्ट ये आपस में अपोजिट ही हैं। जस्ट हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि उन दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है और एक एक एग्जाम्पल लिखना है, तो अपने आप में जस्टिफाइड है, ये एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। तो डिकम्पोजिशन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करता है दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, ये टूटा है, डिकम्पोज हुआ है और जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसने प्रोड्यूस की है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है जिंक कार्बोनेट का, ठीक है, जिंक कार्बोनेट का। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर हम, तो वो रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं, कंबाइन होते हैं ताकि एक नया सिंगल
सब्सटेंस बना सके, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिलाया तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। यहाँ स्लेक लाइम ये नहीं होगा, सिर्फ वाटर होगा। स्लेक लाइम हमारा ये होगा, ठीक है, स्लेक लाइम हमारा ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थी हमारी दोनों की ही रिएक्शन के साथ साथ उनकी डेफिनेशन। तो आपस में दिख रहा है साफ अपोजिट हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इसमें बोला है राइट वन इक्वेशन लिखनी है हमें सबकी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है, मैंने आपको थ्योरी में बताया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टूटना, एक हमारा ब्रेक करना एक रिएक्टेंट का दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में। अब ये जो ब्रेकिंग है ये 3 तरीकों से हो सकता है। जब हम हीट सप्लाई करें रिएक्शन में तो भी ब्रेकिंग हो सकता है रिएक्टेंट का, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तब भी हो सकता है, और लाइट सप्लाई करें तब भी हो सकता है। तो ये 3 मेथड हैं। जब हीट सप्लाई किया जाता है और रिएक्टेंट को ब्रेक किया जाता है तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तब डिकम्पोजिशन किया जाता है रिएक्शन का, तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और लाइट सप्लाई करने पे जो डिकम्पोजिशन होता है रिएक्टेंट का उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कह देते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, एक एक एग्जांपल भी आपको मैं यही बता दूं। तो यहाँ पे हीट का एग्जांपल, जब हम लेड ऑक्साइड को हीट करते हैं तब जाके थर्मल डिकम्पोजिशन होता है उसमें। इलेक्ट्रिसिटी का, जब हम वाटर को तोड़ें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी देकर तब तोड़े वाटर को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन बनता है। लाइट, हम लोग का लाइट का तो सिंपल सा एक फिनोमिना है जिसमें कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस। तो वो रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन उसका होता है। लेकिन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में यहाँ पर क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस में तो ज़्यादा एलिमेंट चाहिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है, लेकिन हमारे डिकम्पोजिशन में सिर्फ एक चाहिए होता है ना। तो हम यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का बता सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड, इसको जब हम फोटो लाइट, इसमें सनलाइट पास ऑन कराएं तो सिल्वर क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है जो दो में अलग हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, मैं यहाँ शो कर देती हूँ किस तरीके से आपको आंसर देना है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, सबसे पहले आपको ये बताना है। तो ए रिएक्शन जिसमें कि सिंगल कंपाउंड ब्रेक करता है दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में, वो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पे अलग अलग 3 तरीके हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के। पहला है हीट के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा लाइट के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब वन बाय वन इन सारी डिकम्पोजिशन को हम यहाँ देखते हैं। तो जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के द्वारा कैरी की जाती है तो हम उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल आयरन सल्फेट का हीट करना, कैल्शियम कार्बोनेट का हीट करना, लेड नाइट्रेट का हीट करना, ठीक है। ये सारे ही एग्जांपल हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के। जब हम फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट को जब हीट करते हैं तो आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम करते हैं डिकम्पोज हीट के प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। लेड नाइट्रेट को करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये थे हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन के। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ वाटर का। तो पहले ही समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता क्या है। वो डिकम्पोजिशन जब कोई डिकम्पोजिशन कैरी किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे कि वाटर का इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से तोड़ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आया है। इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको पता भी है, 2 हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। जैसे इसमें भी शो हो रहे हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है। इसमें वाटर भी सप्लाई किया हुआ है और इलेक्ट्रिक करंट 6V की बैटरी से अटैच किया हुआ है, स्विच ऑन किया है यहाँ पर, और स्विच ऑन करने पर क्या हुआ है
कि जो वाटर है इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टूट जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन आपकी वो डिकम्पोजिशन है जब कोई रिएक्शन कैरी की जाती है लाइट की प्रेजेंस में, लाइट के द्वारा, ठीक है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, वो सिल्वर और क्लोरीन में टूटा है सनलाइट की हेल्प से। सिल्वर ब्रोमाइड का भी बोल सकते हैं, सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग टूटेगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये दोनों ही रिएक्शन जो हैं ये यूज़ की जाती हैं ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है। सनलाइट वाली जो भी है हमारी दोनों सिल्वर ब्रोमाइड की और सिल्वर क्लोराइड की जो रिएक्शन है ये हमारी फोटोग्राफी, वाइट फोटोग्राफी होती है, ब्लैक फोटोग्राफी, वाइट ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना, उसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये बोला हुआ है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेस यहाँ कुछ नहीं बोला हुआ है, इसका मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट अपने आप में ही बोला हुआ है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट होता है जो कि दूसरे लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह से, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक सिंगल एलिमेंट। जबकि अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो आयन होते हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाता है। अब एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं। पहले तो ये पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो ए मोर रिएक्टिव मेटल, जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से, जैसे कि आयरन है, आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर रहा है आयरन, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना रहा है, कॉपर को अलग कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयरन का कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटाने की वजह से जो आयरन सल्फेट बना है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुई है कॉपर की, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन के द्वारा। तो यहाँ पे इसीलिए जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें अगर हम, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारा दो रिएक्शन होती है जिसमें कि सॉल्यूशन आपस में एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे सिल्वर सोडियम को हटा देगा और क्लोराइड बनाएगा सिल्वर क्लोराइड, साथ साथ जो हमारा सोडियम है ये आयन हमारा सिल्वर को हटा के क्या बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, जैसे कि यहाँ पे शो भी हो रहा है। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग आयंस जो है अपनी सोल्यूशन में से एक्सचेंज कर रहे हैं आयंस को, दो रिएक्टेंट, तो ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। दोबारा देख लीजिए कि टू रिएक्टेंट सोल्यूशन के अंदर जो दो रिएक्टेंट है वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। सिल्वर की रिफाइनिंग में जो रिकवरी होती है सिल्वर की, सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट होता है हमारा AgNO3, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, कॉपर मेटल के साथ में डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो हाईली रिएक्टिव होता है सिल्वर से, इसीलिए जो कॉपर है वो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बना लेता है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस साथ में सिल्वर के एटम को बाहर कर देता है। तो ये रिएक्शन है हमारी कॉपर की सिल्वर नाइट्रेट के साथ, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है जो कि डिस्प्लेसमेंट के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत साधारण सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप एक बीकर में पानी लीजिए, उस पानी के अंदर अगर आप चौक का चूरमा बना के डाल दें या सैंड डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो नीचे क्या हो जाएगा, वो जम जाएंगे।
ये जो जमी हुई चीज़ है नीचे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। वाटर को आप जब खदकाते हैं तो आप देखते हैं नीचे वाइटिश सा कुछ आ जाता है, तो वो है क्या? वो है प्रेसिपिटेट। है तो सॉल्ट लेकिन नीचे जो जम गया है उसको हम क्या बोलेंगे? वो प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वही होती है कि कोई भी पाउडर जो है वो नीचे जम जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसको हम यही बोल सकते हैं कि इनसॉल्युबल सॉलिड जब फॉर्म होता है तब हम उस इनसॉल्युबल सॉलिड को प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है जिसमें कि कोई इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लेते हैं हम वो रिएक्शन जिसमें कि कोई इनसॉल्युबल सॉलिड जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं ये फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हम सिंपल सा एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन रिएक्शन की हेल्प से अगर हम देखें तो यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट को जब हम कैल्शियम क्लोराइड से मिला रहे हैं तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम हमारा कार्बोनेट है ये हमारा प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोल देंगे कि ये रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्लेन करने को बोला है, एक्सप्लेन करो द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, पता है, तो इस ऑक्सीडेशन को हमें एक्सप्लेन करना है गेन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में। दो एग्जांपल दिए हुए हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, ऑक्सीडेशन हमें पता है, ऑक्सीडेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन ऐड होता है किसी भी सब्सटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल सल्फर में ऑक्सीजन मिलाया तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया सल्फर डाइऑक्साइड में, यहाँ पे एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का सल्फर में। दूसरी रिएक्शन लें अगर हम, मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन में मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। अगर हम रिडक्शन के टर्म्स में लें, लेकिन हमें टर्म लेना है ऑक्सीजन का ही, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन का रिमूवल। तो जहाँ से ऑक्सीजन निकलता है जिस सब्सटेंस से, तो उसको हम बोलते हैं वहाँ रिडक्शन टेक प्लेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड लें, इसमें हमने वाटर हाइड्रोजन मिलाया तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर बना रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है बाहर निकल रहा है और कॉपर बना रहा है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन का निकलना है, रिमूवल है, तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? रिडक्शन कहलाया जाएगा, कि यहाँ पे क्या टेक प्लेस हो रहा है? रिडक्शन। और नेक्स्ट अगर इक्वेशन बात करें हम, जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन मिला रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ठीक है, जिंक अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो हम इसको बोल देंगे रिडक्शन टेक प्लेस कर रहा है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें फिर से आया है तो फिर से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइनी ब्राउन कलर्ड हमारा, हाँ तो मैं आपको ये नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर है वो बता रही हूँ। इसमें ये बोला गया है शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है एक्स, जब हम इसको हीट कर रहे हैं एयर में तो ब्लैक कलर का निकल के आ रहा है, तो हमें उस ब्लैक एलिमेंट का नाम बताना है। तो वहाँ पे जो एक्स एलिमेंट जो हमने ऐड किया था, हीट किया था, और जो ब्लैक कलर का निकल गया था कंपाउंड, उनके बारे में हमें बताना है वो क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारे शाइनी कलर का शाइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है वो हमारा है कॉपर का मेटल, ब्राउनिश होता है हल्का हल्का सा और थोड़ा शाइन करता है, तो येलो येलो टाइप लगता है, तो हमारा कॉपर का मेटल होता है जिसको हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई मेटल हीट किया जाता है तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और यही जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड होता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन भी हम शो कर सकते हैं, जैसे कॉपर है ऑक्सीजन के साथ जब मिला है तो कॉपर ऑक्साइड बना है और ये ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर हम, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स में हम पेंट्स को क्यों अप्लाई करते हैं? तो जाहिर सी बात है, आयरन के आर्टिकल्स अगर कुछ टाइम तक रहते हैं बाहर बिना किसी पेंट अप्लाई किए, ऑयल ग्रीस अप्लाई किए,
तो जो आयरन के एलिमेंट हैं उनके ऊपर जो ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन पाई जा रही है, वो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और वहाँ पे कोरोजन हो जाता है उन एलिमेंट्स का। और यहाँ पे आयरन एलिमेंट्स हैं, आर्टिकल हैं, तो वहाँ पे रस्टिंग हो जाएगा। तो रस्टिंग से बचाने के लिए पेंट को हम लगाते हैं आयरन आर्टिकल्स पे, ताकि ऑक्सीजन और आयरन मेटल है उसके बीच में एक लेयर आ जाए, ताकि आपस में ऑक्सीजन और आयरन आर्टिकल्स जो हैं मिल ना पाए। तो इसलिए हम पेंट को अप्लाई करते हैं। हम इसमें भी देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है, पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कांटेक्ट विद एयर। क्या होता है, जो पेंट है, पेंट आयरन आर्टिकल पर करने से क्या होता है कि जो आयरन आर्टिकल वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और वाटर के कांटेक्ट में भी नहीं आ पाता है। जब इन दोनों के कांटेक्ट में नहीं आता है तो वो आयरन जो है सेव हो जाता है और डैमेज नहीं होता है वो, और रस्टिंग से भी प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि रस्टिंग के वजह से तो डैमेज होते हैं आयरन आर्टिकल्स, तो रस्टिंग से बचा लेता है। इस तरीके से पेंट करना चाहिए आयरन आर्टिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। ये कह रहा है ऑयल एंड फैट जो जिसमें फूड कंटेन कर रहे हैं हमारे, उनको हम नाइट्रोजन के साथ फ्लश्ड करते हैं। क्यों करते हैं? सबने देखे होंगे चिप्स वगैरह जो होते हैं उसमें, मार्केट वगैरह में चिप्स के अंदर एक गैस भरी जाती है जिसको हम नाइट्रोजन गैस बोलते हैं। क्यों भरी जाती है? ताकि जो हमारे ऑयल और फैट होते हैं ना, जब एयर की कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत जल्दी रैंसेड हो जाते हैं। और रैंसेड प्रोसेस क्या होता है? रैंसेड प्रोसेस हमारा वो प्रोसेस है जिसमें कि ऑयल और फैट कंटेनिंग सब्सटेंस जो होते हैं वो कुछ टाइम बाद जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी वजह से उसमें डिफरेंट स्मेल और टेस्ट जो है उनका वो चेंज हो जाते हैं। टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है उनका, उसी को हम बोलते हैं रेंसेड हो जाना, कि ऑयल और फैट के जो सब्सटेंस हैं वो रेंसेड हो गए। तो इसी रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग ऑयल और फैट के जो फूड आइटम्स होते हैं उनको नाइट्रोजन से भरते हैं, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे इधर देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे डिक्टेट किया गया है। द मेन पर्पस ऑफ फ्लशिंग नाइट्रोजन इनटू फूड पैकेट्स, फूड पैकेट में नाइट्रोजन को भरने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि ऑयल और फैट के जो आइटम्स हैं उनको हम बचा सके रेंसिडिटी से, जो कि अकर करते हैं जब ऑयल और फैट रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। और जब ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं तो उसमें एक अनप्लेजेंट गंदी सी स्मेल और टेस्ट हो जाता है। इसी गंदी सी स्मेल और टेस्ट को बचाने के लिए ऑयल और फैट्स के आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से फ्लश कर देते हैं पैकेट्स को, ताकि अनरिएक्टिव सराउंडिंग बन जाए और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाएँ और एसिडिटी से बचा लें, ठीक है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। कोरोशन, कोरोशन क्या होता है? जब एलिमेंट हमारे जितने भी हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, जब मेटल्स वाटर और एयर से मिलते हैं तो वीक होते जाते हैं ये और डैमेज होते जाते हैं, और यही जो प्रोसेस होता है स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, ये हमारा कोरोजन कहलाता है, ठीक है। अब कोरोजन का एग्जांपल लें तो रस्टिंग एक एग्जांपल है कोरोजन का, क्योंकि रस्टिंग में क्या होता है, जो हमारा आयरन है ये रिएक्ट होता है वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ और हमारा आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जो कि हमारा ये रस्ट होता है। तो रस्टिंग, ये जो आयरन है वो है क्या? वो एक मेटल ही तो है। तो हमारा कोरोजन का एक फर्स्ट क्लास एग्जांपल क्या है? रस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें रेंसिडिटी क्या होती है, तो रेंसिडिटी हमारी क्या है, जब ऑयल और फैट्स के जो फूड आइटम्स होते हैं, जब इनको ये चीज़ें जब ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो इनका जो टेस्ट है और ऑर्डर है
स्मेल है वो एकदम चेंज हो जाती है, अनप्लेजेंट स्मेल हो जाती है, अनप्लेजेंट टेस्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। इसीलिए इस रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया कि नाइट्रोजन जो गैस होती है वो पैकेट्स में भरी जाती है चिप्स वाले में, ताकि उसका जो एनवायरनमेंट है चिप्स का वो नाइट्रोजन उसमें भर जाए और ऑक्सीजन से वो मीट ना कर पाए, ठीक है। तो अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोरोशन, तो मैंने आपको बताया कोरोशन क्या है, सरफेस ऑफ मेटल का सरफेस अटैक किया जाता है एयर से, वाटर से और अदर सब्सटेंस से, तो उसको हम बोलते हैं कोरोशन। अगर हमें प्रिवेंशन करनी है, कोरोशन से बचाव करना है, तो अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि पेंटिंग करना, ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना, गैल्वेनाइजेशन करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। पेंटिंग तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी पेंट पकड़ो और पेंट लगा दो, ऑयलिंग ऑयल लगा दो, ग्रीसिंग ग्रीस लगा दो, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की प्लेट लगाई जाती है, जिंक की प्लेट लगाई जाती है मेटल के सरफेस पर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो मेटल का सरफेस है उसके ऊपर एक दूसरी लेयर चढ़ाई जाती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं, नेसेसरी कंडीशन जिसकी वजह से रस्ट टेक प्लेस करती है, तो सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारा, और प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है साथ साथ, और प्रेजेंस ऑफ एसिड भी होता है। तो यहाँ पे वाटर, ऑक्सीजन और एसिड, इनकी अगर प्रेजेंस है तो वहाँ पे रस्टिंग टेक प्लेस करेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आपको ऊपर मैंने बता दिया, जब कोई ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज होती है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, तो उनकी जो टेस्ट है और स्मेल है वो चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और इसको अगर हमें बचाना है तो इनके प्रिवेंशन के तरीके हैं कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किया जाए, ऑक्सीजन से बचाव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाए, एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए ऑयल और फैट्स के आइटम्स को, चिप्स और स्नैक्स के जो पैक्स हैं उनको नाइट्रोजन गैस से फिल किया जाए। तो इस तरीके से रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहे होंगे और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई होगी। तो हमारी मोटिवेशन के लिए ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अपने जो न्यू फ्रेंड्स आए हैं, मीन्स जो नए बच्चे आए हैं जिसको अच्छी लग रही हो वीडियो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।